आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। बहराइच दंगे मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ को दंगे से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट दे दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मुख्यमंत्री को डिटेल रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस अफसरों की लापरवाही का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। साथ ही मुख्यमंत्री को बहराइच में होने वाले बुलडोजर एक्शन के बारे में भी बताया गया है। 14 अक्टूबर को दंगा भड़का, आगजनी हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई। 13 अक्टूबर को माहौल खराब हुआ। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट था? लोकल इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गए? कैसे दंगे वाली साजिश कामयाब हो गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो दंगे को लेकर लगातार खड़े हो रहे थे। और अब इस मामले में जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। तो कई अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। और मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, बहराइच का माहौल फिलहाल कैसा है और इस रिपोर्ट आने के बाद अब किन अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है? जी देखिए प्राची, जो मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया है पूरी सिचुएशन के बारे में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि किस तरीके से बहराइच में जब वो पहुंचे तो सिचुएशन थी और जो अधिकारी उस वक्त यहाँ पे तैनात थे वो किस तरीके से कार्यवाही में लापरवाही बरते। अगर बात करें जिस तरीके से हिंसा फैली, दंगा हुआ, उसके बाद तुरंत स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना अध्यक्ष और सीओ को यहाँ से हटा दिया गया था। बाकी और जो लोग अधिकारी थे उनकी भूमिका की जाँच की जा रही थी। तो ये सारी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई है। अब चूंकि अगर बात करें बहराइच की तो महाराजगंज बाजार में 23 घरों में नोटिस चस्पा कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी घर है। अब सीधे तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं कि 23 घरों में जिन घरों में नोटिस चस्पा की गई है सारे ये घर जो है अब खाली किए जा रहे हैं। चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा है कि आपका ये जो निर्माण है वो अवैध निर्माण है और जो सड़क है उसके मध्य से 60 फीट की दूरी से ये निर्माण होना चाहिए था। और आप तस्वीरें देखिए कि इस तरीके से अब सामान ले जाने का कार्य किया जा रहा है। जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सब दुकानों को अब खाली किया जा रहा है। जो महाराजगंज बाजार में दंगे के बाद से लोग नजर नहीं आ रहे थे, आज सभी लोग अपनी दुकानों को, अपने मकानों को यहाँ खाली करने के लिए पहुंचे। ये दुकान देखिए, अभी इसे भी खाली करने के लिए दुकानदार पहुंचे हैं और देखिए पूरा यहाँ से सामान समेट रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम समीर है। तो आप भी अपनी दुकान खाली करने के लिए पहुंचे? जी हाँ, बता रहे हैं तो जो अब काटना पड़ेगा तो वही खाली। ठीक है अविनाश, दंगे को लेकर संपूर्ण रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के बाद लगातार एक्शन भी हो रहा है। अफसरों पर गाज गिर सकती है तो वहीं नोटिस चस्पा करके बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हो सकती है। अब बहराइच कांड में एनकाउंटर भी हुआ और 30 से ज्यादा गिरफ्तारियों के बाद अब बहराइच के दंगे वाले मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर अवैध अतिक्रमण खुद से हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मियाद खत्म होने से पहले ही बहराइच के दंगे वाले मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन का डर नजर आने लगा है। स्थानीय लोगों ने खुद अपने अपने अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने रामगोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर की रेड मार्किंग करके वहां नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में उन्हें खुद से अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। यह अल्टीमेटम 3 दिन का था, जिसका आज आखिरी दिन है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने खुद से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन उसे हटाएगा और उसमें जो भी खर्च जाएगा वो अवैध अतिक्रमण करवाने वालों से वसूला जाएगा। इसी के बाद आज बहराइच के महसी महाराजगंज इलाके में लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। तारीख को दंगा हुआ था और ये अब्दुल हमीद का घर है। यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस लगाया हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया हुआ है और साफ तौर पे इस पे कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर ये अवैध निर्माण जो है इसको तोड़ दिया जाए, अन्यथा पीडब्ल्यूडी विभाग इसे तोड़ेगा और जो भी तोड़ने की रकम आएगी वो मकान मालिक से वसूला जाएगा। जो नियम बताया गया उसमें यह है कि ये सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच से 60 फीट की दूरी पे जो निर्माण है, अगर उस दायरे में निर्माण है तो उसको आपको तोड़ना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको परमिशन जिलाधिकारी या जो संबंधित विभाग है उससे लेनी होगी। अगर आपने ली हुई है तो उसकी कॉपी प्रस्तुत करिए, अगर आपने परमिशन नहीं ली हुई है तो अपना अवैध निर्माण तोड़िए। अब
अभी अब्दुल हमीद का जो मकान है ये 20 फीट अवैध निर्माण में आ रहा है, यानी कि सड़क से 40 फीट दूर से इसके मकान का निर्माण शुरू हुआ है और अंदर 20 फीट तक जो निर्माण है वो अवैध निर्माण के दायरे में आ रहा है। और इसी को लेकर के अब प्रशासन ने यहाँ कुल 23 घरों में नोटिस लगाई है, जिनमें 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं। आप अगर आगे चलेंगे तो ये जो मकान आप देख रहे हैं अब्दुल हमीद के बगल के जो 3 मकान हैं ये हिंदुओं के मकान हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो कुल 23 घरों में महाराजगंज बाजार में ये नोटिस लगाई गई है। कुंडासार, महासी और नानपारा का ये पूरा क्षेत्र बताया जा रहा है, सड़क मार्ग बताया जा रहा है 38 किलोमीटर का, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग चौड़ीकरण कर रहा है। और इसी के लिए अगर बात करें तो तोड़ फोड़ का कार्य अब किया जाएगा। आज आखिरी दिन है, 17 तारीख को ये नोटिस लगाई गई है और आज 20 तारीख हो गई है, यानी कि 3 दिन, आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। कल से कभी भी प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। नोटिस चस्पा होने के बाद तस्वीरें देखिए, सब लोग अपने अपने दुकानों को अब खाली कर रहे हैं। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा है कि अगर ये लोग अपना निर्माण कार्य नहीं तोड़ते हैं तो अगर पीडब्ल्यूडी विभाग बुलडोजर चलाएगा तो इनसे बाकायदा पैसा लेगा। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई के जद में आकर या बुलडोजर कार्रवाई से डरकर लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं, तो इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में अब्दुल हमीद के घर का सामान खाली कराने कोई नहीं आया। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद ने 20 फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया था। हालांकि अब्दुल हमीद जेल में है, उसके बेटे भी जेल में हैं, लेकिन एक बेटा नेपाल में है, बेटी भी बाहर है। लेकिन अभी तक अब्दुल हमीद के अवैध अतिक्रमण को हटाने कोई नहीं पहुंचा। आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। अगर आज खुद से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कल अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इस वक्त हम अब्दुल हमीद के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे घटना का वो मुख्य आरोपी है और उसके परिवार से उसके दोनों बेटे और वो जेल चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसके घर पे भी नोटिस चस्पा है पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। पूरे महाराजगंज बाजार में जिन घरों में नोटिस चस्पा है वो तमाम सारे घरों से आज सामान को हटाने का कार्य किया जा रहा है, खाली करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब्दुल हमीद के घर पे अभी कोई नहीं आया हुआ है यहाँ पे खाली करने के लिए या अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। जो स्थिति 13 तारीख के बाद से थी वही स्थिति अभी भी यहाँ पे अब्दुल हमीद के घर के बाहर है। बाकी बाजार में आप देखेंगे तो जितने अन्य घरों में नोटिस चस्पा हुए हैं सभी लोग आ गए हैं अपने मकानों को यहाँ पे खाली करने के लिए और जो अवैध निर्माण है उसको हटाने के लिए। और लोग कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे भी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि जो कि बाद में प्रशासन को दे सके, तो लिहाजा वो खुद तोड़ेंगे और खुद तोड़ करके अवैध निर्माण को हटाएंगे। लेकिन अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, 13 तारीख को जो बहराइच में हिंसा हुई है उस आरोपी के घर में अगर बात करें तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। यहाँ पे न तो उनके कोई रिश्तेदार आए हैं, न तो कोई उनके परिचित आए हैं जो यहाँ से अवैध निर्माण को हटाएं या इस मकान को खाली करके और जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने का कार्य करे। जाहिर तौर से बात है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो नोटिस जारी की है वो 17 तारीख की है और आज 20 तारीख है। आज 3 दिनों की जो मोहलत दी गई थी वो पूरी हो जाएगी और कल से कभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अब्दुल हमीद के घर से अवैध निर्माण अभी तक नहीं हटा है, तो जाहिर तौर से बात है कि जब प्रशासन अवैध निर्माण हटाएगा तो उसका जो भी खर्च आएगा वो अब्दुल हमीद को ही वहन करना पड़ेगा। अब देखिए, बहराइच में हुई हिंसा को लेकर यह भी आरोप लग रहे हैं कि मेहसी महाराजगंज इलाके में बनी मस्जिद से भी विसर्जन जुलूस पर पत्थर चले थे। मस्जिद के सामने बनी अवैध दुकानों पर भी पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपका दिया है, जिसे मियाद खत्म होने से पहले खाली किया जा रहा है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया है और नोटिस की समय सीमा आज खत्म हो रही है, यानी कल के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशासन के साथ मिलकर कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन नोटिस लगने के बाद जो दुकानें कल तक महाराजगंज बाजार में नहीं खुल रही थी आज खाली की जा रही है। तस्वीरें बातचीत के लिए, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अहमद। ये नोटिस लगा उसके बाद आप लोग खाली करने के लिए आए? जी जी जी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध निर्माण इसे बताया है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये अवैध निर्माण आप लोगों ने कराया था? अब जब गवर्नमेंट बता रहे तो है। कहा गया कि आप लोग परमिशन नहीं लिए हैं, अगर परमिशन लिए हैं तो कॉपी दिखाइए। वही कह रहा है, जो गवर्नमेंट का वही सही है। ये भी कहा गया इसमें कि अगर आप लोग खुद से तोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रशासन तोड़ेगा तो पैसा आप लोगों से लेगा। इसीलिए तो हम तोड़ रहे हैं इसको ना, कि पैसा है नहीं हमारे पास मस्जिद पास, तो अपने हाथ से इसको गिरवा दें। आज ही आखिरी तारीख है, आप लोग आज तोड़वा देंगे इसे? इसको आज ही इंशाल्लाह तोड़ जाएगा। आज ही आप लोग तोड़ देंगे? जी जी। जो घटना हुई है किस तरीके से आप लोग देखते हैं, मानते हैं इस घटना की वजह से ये बुलडोजर कार्रवाई होने वाली तैयारी है? नहीं तो पहले तो इंसान लगे हुए थे इसके, मगर अब बहाना कुछ और होता है, निशाना कहूँ और होता है।
ये जो पूरा कस्बा है अविनाश, 13 तारीख के बाद से ही इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानें बंद थी, घर बंद थे, एक भी इंसान सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था सिवाय पुलिस के। आज एकाएक लोग अपने घरों में हैं, दुकानों में से अपना सामान खाली करवाया जा रहा है। क्या चर्चा लोगों के बीच में हो रही है इस कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें तो कई लोग इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम दिया गया है, आज आखिरी दिन है और यही कारण है कि आज ही सबको अपने अवैध निर्माण को हटाना होगा, अन्यथा कल के बाद प्रशासन कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई कर देगा। और तस्वीरें आप देखिए, महाराजगंज में पिछले 5 दिनों से पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा था और ये जितनी दुकानें यानी कि 23 दुकानों में नोटिस चस्पा की गई है, इनमें से अगर बात करें तो 1 ही 2 घर है रिहाइश, बाकी अगर 20-21 जो है वो दुकानें हैं और दुकानों को अब खाली करने का कार्य चल रहा है। एक बार आपको अब्दुल हमीद के घर को भी दिखा देता हूं। ये अब्दुल हमीद का घर है। सारे घरों पे लोग आ चुके हैं, लेकिन अब्दुल हमीद के घर पे अभी तक कोई नहीं आया। 12:15 बजे का वक्त हो चुका है और कोई नहीं आया। और जैसे कि जानकारी हमको मिल रही है कि इनके घरों में कोई आने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक बेटी ही है इनकी रुखसार, जो कि खुद यहां आने से जो है बच रही है, क्योंकि उसके पति को और उसके देवर को उसका आरोप है कि यूपी पुलिस लेकर के गई है, जानकारी अभी तक उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो यहां पे आने से मना कर रही कि मैं यहां पे नहीं आऊंगी। बाकी उसके दोनों बेटे उसके साथ जेल में, एक बेटा वो पहले से नेपाल में रह रहा है, उसके ऊपर कई सारे फ्रॉड के केस हैं, तो बहराइच नहीं आता है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए लिहाजा बहुत उम्मीद कम है कि यहां पे कोई आके अब्दुल हमीद के घर को खाली करे। बाकी आप जितने भी दुकानों को देखेंगे, सभी दुकानों पे लोग पहुंच गए हैं, अपनी अपनी दुकानों को यहां पे खाली करने का काम कर रहे हैं। कुछ दुकानों को यहां पे लोगों ने खाली कर लिया। ये अब्दुल हमीद के ठीक सामने प्राची, अब उसके घर के ठीक सामने ये मस्जिद है और मस्जिद की ये 4 दुकानें हैं और जिस तरीके से उस दिन ये घटना घटी, वहां पे कई सारे जो है आरोप मस्जिद पे भी लगे, लेकिन अब इन चारों दुकानों को यहाँ पे नीचे खाली कर लिया गया है। ये चूंकि मस्जिद प्रेमिसेस की ये दुकान है और ये मस्जिद प्रेमिसेस की जितनी भी दुकानें थी, इसको खाली कर लिया गया। और खुद इनके जो मौलवी हैं वो कह रहे थे कि वो उसको तोड़ने का काम खुद वो करेंगे, क्योंकि पैसा उनके पास यूपी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। जो भी इस दंगे में जिम्मेदार है या जिसने भी इस दंगे भड़काने में मदद की या जिसकी भी लापरवाही सामने आई, सब पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो देखिए, एक तरफ बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, तो वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने चुनावी रणनीति की कमान खुद संभाल ली है। सीएम आवास पर बैठक जारी है। जिन सीटों पर इलेक्शन होना है, उन जिलों के प्रभारी नेताओं और प्रभारी मंत्री के साथ सीएम योगी मंथन कर रहे हैं। सीट शेयरिंग समेत कैंडिडेट्स के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट वाला चुनाव हो चुका है, साख की लड़ाई वाला चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी टक्कर है। सपा ने 7 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं। मिल्कीपुर सीट पर अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सपा ने पहले से यहां सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, लेकिन इन सब के बीच मंथन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। जिम्मेदारी इस बात की है कि इन 9 की 9 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो जाए, तो ऐसी ही तैयारी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। यूपी बाई इलेक्शन की एक-एक सीट पर सीएम योगी का प्लान सेट है। जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां के प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, डिप्टी सीएम संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक-एक बूथ को मजबूत करने पर निर्देश देंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर 13 नवंबर की तारीख आ चुकी है। मिल्कीपुर सीट की डेट अभी पेंडिंग है। कितनी तैयारियां और कब तक मान के चलो कि उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की दृष्टि से पूरी तैयारी है और संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे तैयार हमारा पूरा है और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना है। राज्य की ओर से हम लोगों ने आपस में बातचीत करके जो सुझाव थे वो केंद्रीय पार्टी को दे दिए हैं। तो जैसे प्रत्याशी घोषित होंगे, हम पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। आपको जानकारी दे दें कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें 5 सीट सपा और 5 एनडीए गठबंधन के पास थी। बीजेपी के खाते में 3 सीट थी, एक आरएलटी के पास थी और एक निषाद पार्टी के पास थी। कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी सीट सपा ने 2022 में जीती थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा के खाते में थी, जिस पर अभी तारीख नहीं आई है।
देखिए 5-5 सीटों का बंटवारा दोनों ही दलों के बीच में, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में। अगर पिछले चुनावों के नतीजों को देखें, इस बार दोनों ही सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, किन बातों का ध्यान बीजेपी रख रही है? जिस तरीके के रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनावों में आए, उससे क्या सबक बीजेपी ने लिया है और क्या नई रणनीति नजर आ रही है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा सबक ये लिया कि वो अपने वोटर्स को घर से निकालकर बूथ में लाने में नाकामयाब रही। ये बीजेपी का कहना है। वो जो उनके पन्ना प्रमुख थे, बूथ प्रमुख थे, उन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया। तो लोकसभा नतीजे जैसी आए चुनाव के, फौरन बीजेपी इसमें जुट गई। और जो ये बाई इलेक्शंस होना है, इन सीट्स पर एक एक सीट पर बीजेपी ने अपनी टीम भेजी, वहाँ से फीडबैक लिया कि वहाँ कैसा कैंडिडेट अच्छा होगा। वहाँ के जो बूथ वर्कर्स थे, जो पन्ना प्रमुख थे, उनको मोबिलाइज किया गया। तो ये जो एक्शन है बीजेपी का, ये जून से चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई और इन 30 मंत्रियों की टीम को जिम्मेदारी दी गई 2-2 सीट की या उससे ज़्यादा सीट्स की। दोनों डिप्टी सीएम्स को लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कुंदरकी पर ध्यान देना, माफ कीजिएगा, कटेहरी पे ध्यान देना शुरू किया। तो बीजेपी की तैयारी तो पूरी है। अब हर सीट पे 3-3 कैंडिडेट्स का नाम का पैनल तैयार किया गया है, उसको केंद्र में भेजा गया था। और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, जो महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इन सबकी मीटिंग अभी हुई थी। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स तो तय हो गए हैं और कैंडिडेट्स पर भी बहुत ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल बीजेपी इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करके जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी 2024 के चुनावों के बाद चला रही थी, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इन 10 की 10 सीटों पर साइकिल को दौड़ा सके। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ यूपी में उपचुनाव को लेकर मंथनों का दौर जारी है, तो महाराष्ट्र के दंगल को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में 30 दिन बाद वोटिंग है, लेकिन उससे पहले महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर मुहर अमित शाह के साथ बैठक के बाद लगी है। कल देर रात दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि अमित शाह के घर पर रात करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई और करीब 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी चीफ अजीत पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद रहे, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि पहले देवेंद्र फडणवीस ने अकेले में अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और उसके बाद तीनों नेता शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस अमित शाह से मिले और करीब 2.5 घंटे तक मंथन चला, जिसमें फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसके मुताबिक कुल 288 सीटों में से बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अजीत पवार की पार्टी को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 16 सीट मिल सकती हैं। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई, इसमें सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री तक के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में पहला फॉर्मूला तो ये रहा कि 2019 में जिसकी जितनी सीटें थीं, उसकी उतनी सीट, यानी 2019 में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीट मिली थी। ये सीटें पहले की तरह ही रहेंगी, यानी 215 सीटों पर कोई विवाद नहीं है। अब जो 73 सीट बची, उस पर तीनों पार्टी के उम्मीदवारों की मेरिट के हिसाब से तय किया गया है, यानी विनेबिलिटी के हिसाब से बंटवारा किया गया है। इसमें भी 5 से 7 सीटें बच रही हैं, जिसमें बाद में फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर कैंडिडेट अनाउंसमेंट के बाद बगावत होती है तो इन सीटों पर एडजस्ट किया जा सकता है। सीएम फेस अभी एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, लेकिन फैसला चुनाव बाद भी होगा। मंत्री पद को लेकर डील पक्की हो गई है। कहा गया है कि अगर सरकार में आए तो तीनों पार्टियों के बराबर मंत्री पद होंगे।
और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, जो गलती लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन से हुई या महायुति से हुई, वो गलती दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए लीड ले रहे हैं। चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, चाहे बगावत को एडजस्ट करने की बात हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जो गलतियां उन्हें अंदाजा आया कि लोकसभा में कहां कहां उनसे गलतियां होती गई, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी में जहां एक तरफ काफ़ी बवाल चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसके ठीक पहले इन्होंने अभी से ही तमाम लगभग जो अहम मुद्दे थे, चाहे वो सीट बंटवारा हो या फिर पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, पार्टी की लाइन क्या होनी चाहिए, गठबंधन की लाइन क्या होनी चाहिए, और सबसे अहम अगर कहीं बगावत होती है तो उस बगावत को काउंटर कैसे किया जाए, तमाम रणनीति पर महायुति ने काम कर लिया है। और इसीलिए अब अगले 48 घंटे के भीतर महायुति की तरफ से संभवतः जो है कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी शुरू हो जाएगा, ताकि जो भी उम्मीदवार है उन्हें प्रचार करने का ज़्यादा समय मिले। पिछले बार काफ़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से उम्मीदवारों को प्रचार का भी समय नहीं मिला और परसेप्शन भी उनके खिलाफ बिल्ड होता गया। उन तमाम गलतियों से सीखते हुए अमित शाह ने खुद आगे बढ़कर तमाम चीज़ों की पहल की, और जो भी विवाद थे उन विवादों को मिटाने में वो लगभग कामयाब हो गए हैं। और जैसे ही कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट होगा उसके तुरंत हरियाणा की जीत के बाद महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने बीजेपी जा रही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट है और पिछले गलतियों से भी सबक लिया है। ऐसे में तैयारियां बीजेपी ने या महायुति ने पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली हैं।